हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में एक और नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है पहले हम वो समझते हैं, फिर हम बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशन की। तो आज का हमारा चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कंटेन करते हैं, मतलब बहुत सारे OH ग्रुप इनके पास होते हैं और फंक्शनल ग्रुप जो डिफरेंट होता है या तो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन। OH तो सभी में होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में चॉइस है, अलग अलग होंगे। और ये सभी कंपाउंड कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो क्या मीनिंग बना कार्बोहाइड्रेट का? These are polyhydroxy aldo और कीटो कंपाउंड्स, दोज आर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, राइट? उन्हें कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में बात करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन हम पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस इसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये कुछ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। रिएक्शन करने की बात हो रही है, डिसॉल्व होने की, घुलने की बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो उसके बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन होता है इसका मोनोसैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का एक नाम और होता है सैकेराइड्स, तो इसे कहा जाता है मोनोसैकेराइड्स। तो क्या होते हैं मोनोसैकेराइड्स? जो हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं, मतलब वाटर में मिलाने पर कुछ रिएक्शन नहीं होती, घुल तो जाते हैं लेकिन कुछ नया नहीं बनता है। तो आप लिखेंगे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। एग्जाम्पल में आते हैं आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तीनों का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि डिफरेंस कैसे होता है। फिर तो सारे जो भी हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो जैसे C6H12O6, जब इसकी रिएक्शन आप वाटर से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो कोई नई कंपाउंड नहीं बनने वाली है, ठीक है? तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, घुल जाता है, घुलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा आता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स तो कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी यूनिट एक तरह से यहाँ पे ये हो गई सैकेराइड्स की। ओलिगोसैकेराइड्स जिनका हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है और वो हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से लेकर 9 यूनिट तक बना सकते हैं, ठीक है? जैसे 2 ग्लूकोज बन सकते हैं, 5 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 2 फ्रक्टोज के बन जाए, कुछ गैलेक्टोज बन जाए। टोटल 2 से 9 तक होने चाहिए, या तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 9 तक हो सकते हैं। तो गिव्स 2 to 9 यूनिट्स। किन में टूटेंगे? वो मोनोसैकेराइड में। इनसे छोटा कोई नहीं है तो वो टूटेंगे इनमें, तो इन्हें बनाएंगे वो। कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम 9, कम से कम 2। तो उन्हें कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड। इसी बेसिस पे इनका और क्लासिफिकेशन है ओलिगो के अंदर। अगर 2 यूनिट बनाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं डाइसैकेराइड्स। 2 यूनिट बनाते हैं तो हम इन्हें कहते हैं डाइसैकेराइड, ठीक है? डाइसैकेराइड के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें आ जाता है हमारा सुक्रोज, ठीक है, शुगर है सब, सुक्रोज है और माल्टोज है, और तीसरा होता है लैक्टोज। सभी के फॉर्मूले C12H22O11, तीनों के फॉर्मूले सेम है, ठीक है? इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी हम आगे समझ लेंगे, राइट? उसके बाद रिएक्शन के एग्जांपल लिख लेते हैं।
अगर ये आपके पास C6H12O6 है, क्या है ये C12H22O11, अगर ये आपका सुक्रोज है, जिसे आप क्या बोलते हो, केन शुगर बोलते हो, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करो। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलते हैं 2 यूनिट्स ऑफ C6H12O6, मिलेंगे तो 2 यूनिट क्योंकि डाइसैकेराइड है। अब ये कौन है दोनों, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। आगे जाके अल्फा होता है, बीटा होता है, वो भी हम समझेंगे, राइट। उसके बाद यही फॉर्मूला हो लेकिन सुक्रोज की जगह क्या आ जाए, आपका माल्टोज आ जाए। क्या आ जाए, माल्टोज, माल्टा आ जाए, ठीक है। तो माल्टे से याद रखना फ्रूट, ठीक है। तो ये कौन सी शुगर होती है, फ्रूट शुगर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही यूनिट क्या बनेंगे, ग्लूकोज बनेंगे, दोनों ग्लूकोज बनते हैं। फिर तीसरा, माल्टोज की जगह क्या आ जाए, लैक्टोज लिख लो। लैक्टोज होती है मिल्क शुगर, सुना होगा ना आप लोगों ने, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो लैक्टोज, तो मिल्क शुगर। तो यहां पर हमारे पास एक बनता है गैलेक्टोज और एक बनता है ग्लूकोज। क्लियर हुआ। 3 टाइप की शुगर यहाँ पे आप लोगों को मिलती आती है। मोनोसैकेराइड, उसके अंदर ओलिगो में इतने यूनिट्स, उसका एग्जांपल डाइसैकेराइड। ऐसे ही ट्राइसैकेराइड भी होता है बट उसकी जरूरत नहीं है, उसका एग्जांपल होता है रैफिनोज, ठीक है। तो वहां पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों ही बन जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो क्लासिफिकेशन के नाम पे हमें तीसरा मिलता है पॉलीसैकेराइड्स। जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर बहुत सारी यूनिट्स बने उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। जैसे एग्जांपल सेल्यूलोज, ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजेंस, तो ये जाइंट मॉलिक्यूल होंगे जिनका हाइड्रोलिसिस करने से काफी सारी यूनिट मिलेगी। इनका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल n, कितने भी यूनिट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट के बेसिस पे इसे शुगर और क्या कहा जाता है, नॉन शुगर कहा जाता है। जो मीठे होंगे वो शुगर कहलाएंगे, जो मीठे नहीं है वो कार्बोहाइड्रेट, नॉन शुगर। तो शुगर वाले में, ठीक है, अब लिखूं थोड़ी ना, इसमें स्वीट होते हैं, नॉन स्वीट नेचर के होते हैं। इसमें सारे मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स आ जाते हैं, इसमें सारे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन, एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन। तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन ये 2 क्लास होती हैं। एक होती है आपकी रिड्यूसिंग शुगर, दूसरी होती है नॉन रिड्यूसिंग। किसको रिड्यूस करने की बात चल रही है। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकती है। टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन उनको रिड्यूस कर सकती है, मतलब टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन ये वाले टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। आई बात समझ में। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सारे ही कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। ऑल डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यार ये, ठीक है। किसको छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर, ये तो पूछा गया है कई बार कई जगह, सुक्रोज को छोड़कर। तो सुक्रोज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे जाके रीजन भी बता दूंगा मैं इसका। और डाइसैकेराइड हो गए, ठीक है। बाकी कौन बचे यहाँ, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स समझ में आई बात। तो
तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, इसकी रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगी तुम्हें आगे टॉलरेंस एजेंट की इसके रिगार्डिंग। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट। एक क्लासिफिकेशन और सुन लो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। देखो अगर किसी के पास टोटल 6 कार्बन है तो उसको कहते हैं हेक्सोस, किसी के पास 5 कार्बन है तो पेंटोस। अगर 6 कार्बन है तो हेक्सोस तो कहा हमने, अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो बोलते हैं एल्डोहेक्सोस। क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोस। तो हमारे पास जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, तो ग्लूकोज किसका एग्जांपल है फिर, एल्डोहेक्सोस का। ऐसे ही होता है अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोहेक्सोस कहेंगे, और इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप। आगे बात समझ में, तो एक क्लासिफिकेशन ये है ऑन द बेसिस नंबर ऑफ कार्बन। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखते हैं कैसे बनता है। तो बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, देखा होगा कभी ना कभी तो तुमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। चलो तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पेपर में बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन क्या क्या इंफॉर्मेशन उससे निकलनी है वो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में सभी लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं। तो हमारे पास होता है एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। तो पहला पॉइंट तो यही कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, जबकि फ्रक्टोज में कौन सा होता है, कीटोन। उसके बाद 2, 3, 4, 5 और ये 6, CH2OH, फिर राइट साइड में फिर से OH, फिर OH, एक बार चेंज करो H और इधर OH, फिर वापस चेंज OH और ये H। बस ऐसे बनता है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ। तो देखो आपको बहुत सारे OH ग्रुप नजर आ रहे हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है जो डिफरेंशिएट करता है इनको। अगर आप कायरल कार्बन चेक करोगे, ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हो, देखो पहले वाले कार्बन में तो 3 ही साइड है ना बस, तो इसको देखोगे यहाँ एक H लगा है, एक OH है, एक ये पूरा है, पूरा देखना, एक ही पूरा है, तो चारों अलग हैं। यहाँ देखोगे एक H है, एक OH है, एक पूरा ये लगा है, एक ये। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको ये सभी कायरल कार्बन मिल जाएंगे। लास्ट वाले में क्या है, इस कार्बन के साथ 2 H लगे हैं ऐसे, है ना ये वाले, तो ये कायरल नहीं है। कितने कायरल कार्बन है, 4। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि ग्लूकोज के पास कायरल कार्बन कितने होते हैं, 4 कायरल कार्बन होते हैं। क्लियर हुआ। कायरल कार्बन पता चलने से हम बता सकते हैं इनके ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n होते हैं कायरल कार्बन, तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16। एक बात ये पता चल गई, ठीक। फंक्शनल ग्रुप पता चल गया तुम्हें, किससे डिफरेंशिएट करोगे इसे, एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करोगे। चौथी बात, अब देखो लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखो, अगर इसके राइट साइड में OH है, अगर इसके राइट साइड में OH है तो इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज, ठीक है, डी बोलेंगे, कैपिटल डी। ये लाइट को राइट साइड रोटेट करता है, वो एक्सपेरिमेंटल है तो प्लस, डी प्लस लगा दिया, और ये ग्लूकोज। तो प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका डी से कोई लेना देना नहीं है, डी ये है। तो ये है आपका ओपन स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ। तो ये बातें आप लोगों को पता चल गई। उसके बाद इसी के बनते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। मैं यहीं से बना देता हूं, आगे जाके हम इसका एविडेंस भी देंगे कि क्यों जरूरत पड़ी साइक्लिक स्ट्रक्चर की, कौन कह रहा है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। तो करना क्या है, ये वाला H और OH बॉन्ड तोड़ दो यहां से, और ये बॉन्ड तोड़ दो। इस पे नेगेटिव आने वाला है, इस पे पॉजिटिव, इस नेगेटिव को ये H दे दो, ठीक है। तो इस O नेगेटिव को अगर ये H मिल गया तो ये तो OH बन जाएगा, और यहाँ H। कार्बन के पास पॉजिटिव है और इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, ये जुड़ेंगे आपस में। पहले बाकी को जोड़ लेते हैं, COH और ये H, फिर C, फिर ये OH और ये H, फिर उसके बाद C, ये H और ये OH, और फिर ये C, फिर ये H और ये O, इस तरीके से। तो ये O नेगेटिव इस कार्बन से जुड़ गया, ठीक है। समझ में आई बात। कितने मेंबर रिंग बन गई है, 1 2 3
4 5 और ये ऑक्सीजन 6। तो 6 लोग एक रिंग के अंदर बंद हो गए हैं। कैसे हो रहे हैं अभी वो भी हम देख लेंगे। अब आप देखो इस कार्बन को, इस फर्स्ट कार्बन को कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन। क्या कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन। अगर इसके राइट साइड में OH है तो इसे बोलते हैं अल्फा। तो क्या नाम हो गया इसका? अल्फा डी ग्लूकोज। आई बात समझ में? अल्फा डी ग्लूकोज। इसी का बीटा बनाना होगा तो सिर्फ ऊपर वाला चेंज करो बस, और कहीं कोई चेंज नहीं करना है। ये लोकेशन चेंज होगी, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तब आप इसको बोलोगे बीटा। यहाँ एच है ना, देख लेना, मैं बनाते बनाते कहीं पे गड़बड़ लिख दूंगा। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया है, फिर ये आ गया। अब OH OH चलेंगे और ये O इससे जुड़ जाएगा, लास्ट में CH2OH। तो यहाँ पे भी आप ये देखो बस। ठीक है, तो लेफ्ट में है तो इसको बोलते हैं हम बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा बीटा कैसे डिसाइड होता है? एनोमेरिक कार्बन को, यानी कि पहले वाले कार्बन को देखकर। ठीक है, फर्स्ट कार्बन को देखकर एनोमेरिक ये डिसाइड होगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अल्फा और बीटा में क्या वो आइसोमर है? आइसोमर का मतलब होता है फॉर्मूला सेम। तो देखो, क्या अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मूला अलग अलग है क्या? सेम ही तो है ना। तो अगर फॉर्मूला सेम है तो ये दोनों आइसोमर है। कौन से आइसोमर है? इनको बोलते हैं एनोमर्स। अल्फा और, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन में चेंज हुआ है तो एनोमर्स इनको बोला जाता है। किनको? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को। एक पॉइंट ये हो गया, ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। ये बात समझ में आई? डी किसके लिए स्टैंड कर रहा है? डी लाइट के रोटेशन से कोई लेना देना पढ़ा रखे यार, डी और एल। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? पायरेनोज स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? पायरेनोज स्ट्रक्चर। तो क्या करना है इसमें? एक पायरन रिंग बनानी है। इसको हटा देता हूं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए एविडेंस तो हम देख लेंगे, बस अभी इससे बनाना थोड़ा इजी होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर तो ये किसको फॉलो करता है? पायरन रिंग को। पायरन ऐसा दिखता है, एक 6 मेंबर रिंग होती है ऐसे। ऐसा ही कुछ ये भी बनेगा, देखो कैसे, ऐसे बेंजीन जैसा बना दो लेटा हुआ ये। अब नंबरिंग करो। 1 कार्बन है, जो लेफ्ट वाले उनको ऊपर रखो। तो ये H ऊपर आएगा, ये OH नीचे, फिर यहाँ H ऊपर, OH नीचे, फिर OH ऊपर और H नीचे, H ऊपर OH नीचे। यहाँ क्या करोगे? H और CH2OH है ना, ये हैवी वाला ग्रुप ऊपर रखना, CH2OH और ये H। तो ये बन गई आपकी, देखो। ठीक है, 6 मेंबर रिंग। ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसको बोलते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? पायरेनोज। यानी कि पूछा जाए कि किस रिंग को फॉलो करता है तो पायरन रिंग को फॉलो करता है। तो पायरेनोज, ग्लूको पायरेनोज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म है? अल्फा। तो इसको बोल देते हैं, चलो पूरा नाम लिख देता हूं मैं। अल्फा है, डी है, तो अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरीके से हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। बीटा बनाना होगा, इसको चेंज कर देना बस। ठीक है, तो ये हुआ इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर। अब मैं ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर पे भी आ जाता हूँ, सॉरी फ्रक्टोज वाले स्ट्रक्चर में। वहीं से फिर मैं थोड़ा डाइसैकेराइड को समझा देता हूँ, फिर रिएक्शंस वाले पार्ट में आएंगे, क्योंकि ड्रॉ थोड़ा हमारा यूज हो जाएगा, बार बार बनाने से हम बच जाएंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज क्या होता है? फॉर्मूला तो सेम है। यहाँ पे होता है कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो पहले वाले कार्बन पे तो इस पे CH2OH होता है, फिर दूसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये 5 और ये 6। लास्ट से स्टार्ट करो ग्लूकोज की तरह। राइट साइड में OH रखो 3 बार, फिर एक बार बदल दो। बस ऊपर का ध्यान रखना है, सेकंड कार्बन पे कीटोन होता है। क्या ये कायरल कार्बन है? नहीं, 2H आ गए। ये भी कायरल नहीं हो सकता। तो कितने कायरल कार्बन है इसमें? सिर्फ इसमें 3 कायरल कार्बन है। ठीक है,
तो 3 कार्बन कायरल कार्बन है तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8 ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, बना लोगे। अब इसकी भी साइक्लिक फॉर्म बनाने के लिए लास्ट वाले कायरल कार्बन का H इस O को दे दो, तो ये जो C है इस पे तो आ गया OH और लेफ्ट में क्या लगा है इसके CH2OH, फिर यहाँ C ये H और ये OH, फिर ये C ये OH और ये H, फिर ये C ये H और ये O जुड़ जाएगा इस कार्बन से। तो लास्ट कायरल कार्बन लेना होता है C डबल बॉन्ड O। तो मुझे बताओ, अच्छा ये कौन सा है फ्रक्टोज, अल्फा सॉरी D है ना ये भी, तो इसको होता है D फ्रक्टोज, लीवो रोटेटरी होता है, प्लस माइनस का तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें D बस आना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम D फ्रक्टोज। अब इसको देखो एनोमेरिक कार्बन को, राइट साइड OH है तो अल्फा D फ्रक्टोज, अल्फा D फ्रक्टोज, क्लियर हुआ। कितने मेंबर रिंग बन रही है 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 मेंबर रिंग बनती है। बीटा बना लोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यही वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका, 5 ही लोग हैं इसमें लेकिन। तो ये इसने फॉलो किया पायरन रिंग को, ये फॉलो करता है फ्यूरान रिंग को। कौन सी रिंग है, फ्यूरान रिंग। तो फ्यूरान रिंग क्या होती है 5 मेंबर रिंग होती है ऐसे, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ है ये भी। अब बनाओ इसमें भी लेफ्ट राइट वही करो। लेफ्ट में कौन है ऊपर CH2OH, नीचे OH, फिर ये OH और ये H, फिर ये H और ये OH। तुम्हें याद नहीं करने, तुम फंक्शन समझो, अभी समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। यहाँ H है और ये CH2OH, तो H हैवी है, सॉरी CH2OH हैवी ग्रुप ऊपर रखो और ये नीचे क्या रख दो H, क्लियर हुआ। ये कौन सी फॉर्म बन गई, अल्फा D फ्रक्टोज, क्लियर हो गया होगा। तो क्या बात ध्यान रखनी है ग्लूकोज में फ्रक्टोज में, देखो सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है, ठीक है, क्लियर। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है जो डिफरेंशिएट करता है वो एल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4 है, इसलिए उसके आइसोमर कितने बने थे 16, 2 की पावर 4। हाँ, फ्रक्टोज में कायरल कार्बन कितने हैं, सिर्फ 3 है, 2 की पावर 3 8 बनेंगे। वहां पर वो फॉलो करता है पायरन रिंग को, 6 मेंबर रिंग बनती है। इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉलो किससे करते हैं, फ्यूरान रिंग, जो कितने मेंबर रिंग बनाता है, कितने मेंबर रिंग बना रहा है 5 मेंबर रिंग। तो ये डिफरेंस है इसमें, तो वो आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं बताता हूँ आपको डाइसैकेराइड इन्हीं स्ट्रक्चर की हेल्प से, ठीक है। तो हम बात करते हैं डाइसैकेराइड। मैंने कहा था अभी, अब डाइसैकेराइड छोड़ो फिर, ठीक है। वो डाइसैकेराइड में तुम्हें पहले इसलिए पढ़ाने वाला था कि स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, बट मैंने फ्लो में इरेज कर दिया, ठीक है। तो बात करते हैं पहले ग्लूकोज के रिएक्शंस, जो भी सीक्वेंस है उस हिसाब से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज के रिएक्शंस की, फिर वो जो चैप्टर्स में आपके दिए हुए ना शॉर्टनिंग और लेंथ बढ़ाने की, कार्बन कम करने की, वो देख लेंगे। तो ग्लूकोज जो है वो एक प्यारा सा बच्चा है, CHO, चलो C डबल बॉन्ड O और ये H। अब बार बार मैं सारे CHOH नहीं लिख रहा हूँ, CHOH का होल 4 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन हमारे लिए जरूरत नहीं है किस साइड लगाए करके। तो ये है आपका ग्लूकोज का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिएक्शन सीखनी 5 रिएक्शन से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली रिएक्शन, जब इसकी रिएक्शन HI से कराई जाती है और इसे हीट किया जाता है तो सारे ग्रुप खत्म हो जाते हैं और सब में हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बचता है। इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है HI, बहुत इजीली एच दे देते हैं। तो क्या फॉर्म करता है N-हेक्सेन, ठीक है। सवाल बिल्कुल होते हैं इस पे, सवाल इसी तरीके से होगा कि व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद HI, फिर ऑप्शंस दे देगा कि N-हेक्सेन बनता है या ग्लूकोनिक एसिड बनता है, क्या बनता है। या आपसे पूछेगा कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन HI से कराई जाती है तो किसका एविडेंस पता चलता है। तो यहाँ पे पता चलता है हमें कि 6 कार्बन एक लाइन में है। तो क्या पता चलता है इससे, किसका सबूत है ये, प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन, 6 की जगह मैंने C लिख दिया, 6 कार्बन चेन, 6 कार्बन एक ही लाइन में। दूसरी रिएक्शन,
अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो ब्रोमीन वाटर से, जो कि एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सिर्फ CHO को चेंज करता है, अल्कोहल को नहीं छेड़ता है, तो CHO को जब ऑक्सीडाइज करोगे तो COH बनेगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो इसे कहा जाता है ग्लूकोनिक एसिड। रिएक्शन याद होगी, सवाल अब कैसे पे पूछे, ग्लूकोनिक एसिड, COH आ गया। तीसरी रिएक्शन है, अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए कंसंट्रेटेड HNO3, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CHO को तो निपटा ही देगा, साथ में जो लास्ट में प्राइमरी अल्कोहल है उसको भी चेंज कर देगा, किसमें, COOH में। तो अगर आपसे पूछे कि सैकेरिक एसिड किस रिएक्शन से बनता है, तो ये है सैकेरिक एसिड। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है, मैंने कहा था ना सिर्फ CHO को चेंज करता है, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। यहां पे पता चलता है प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। CHO को तो चेंज कर ही दिया, वो तो हमें पता चल गया है। तो ये कैसे पता चल रहा है हमें कि प्राइमरी अल्कोहल है कंसंट्रेटेड HNO3 से। उसके बाद यहां से हमें पता चलेगा प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O, जिसे आप क्या कहते हैं, कार्बोनिल, कि C डबल बॉन्ड O कैसे पता लगेगा। इसकी रिएक्शन कराओ HCN से, बॉन्ड टूटेगा, O नेगेटिव पे H आएगा, कार्बन पॉजिटिव पे CN। तो यहाँ पे ये जो CH है आपके पास, इस कार्बन के पास एक CN आ जाएगा और ये OH, और बाकी सब ऐसे रहेगा, CHOH का होल 4, CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। इसी की रिएक्शन NH2OH से करा लो, हाइड्रोक्सिल एमीन से, H2 और O बाहर हो जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड NOH। तो ये बन जाता है आपका ऑक्साइम। क्या बोलते हैं हम इसे, ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो 6 कार्बन एक लाइन में लगे, किससे पता चल रहा है, HI से, क्या फॉर्म होने से, N-हेक्सेन। CHO प्रेजेंस है, CHO प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कैसे पता चल रहा है तुम्हें, वो पता चल रहा है आपको किससे रिएक्शन करा के, क्या नाम है उसका, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा के। ठीक है, विजिबल है ना सबको, ठीक है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा के, राइट। उसके बाद अगर आपने चेक करना है प्राइमरी अल्कोहल तो कंसंट्रेटेड HNO3, आपने चेक करना है C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल तो HCN, और ये आपका ऑक्साइड। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ इसमें, फिर ऐड करते हैं। 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये कैसे पता चलेगा, तो इसकी रिएक्शन कराई जाती है एसीटेट, मतलब पेंटा एसीटेट बनाता है। इसकी रिएक्शन करा दो आप एसिटिक एनहाइड्राइड से। यही रिएक्शन जो भूल जाते हैं बच्चे। तो अल्कोहल करते हैं रिएक्शन, मैंने हिस्टेरिफिकेशन में भी पढ़ा है, यहाँ से H और ये पूरा CH3CO, 5 मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पे भी तो है ना OH, तो CHO तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, O के साथ क्या बचेगा, COCH3, एसिटेट ग्रुप लग जाएंगे, तो 4 नीचे आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे और एक नीचे, तो इसको बोला जाता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। क्लियर हुआ। तो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप की प्रेजेंस बताता है। ठीक है, कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कहानी है इसकी। बाकी इसकी रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट से करा दो। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस, ये प्रेजेंस नहीं है, बस रिएक्शन करा रहा हूँ इसी। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, CHO को किस में बदल देते हैं, COOH में, बस बाकी सब सेम रहेगा। फेलिंग का भी यही काम होता है। तो ये तो हो गई इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। चलिए, तो अगला टॉपिक है हमारा चेन शॉर्टनिंग। ऐसी चेन लेंथनिंग भी हम पढ़ेंगे, चेन बढ़ाएंगे कैसे, कम कैसे करेंगे। ठीक है, रिएक्शन थोड़ी अजीब है, लेकिन कुछ कंक्लूजन थोड़ा सा ध्यान रख लोगे, इसलिए करा दे रहा हूँ पहले। तो हमारे पास है CHO और हमारे पास है CHOH का होल 4 और CH2OH। स्टेप्स ध्यान रख लेना बस खाली।
पहले डालते हैं ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन तो जानते ही हो, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, CHO किस में बदल देगा, COOH में, और ये CHOH का होल 4 और ये CH2OH, ग्लूकोज लिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं CaCO3 से, जो कि एक बेस होता है। तो जैसे Na होता है, NaOH होता है, तो यहाँ से H चला जाता है, तो बेस है तो H चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव। अब कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, Na होता तो COO Na कर देते, लेकिन कैल्शियम को तो होल ट्वाइस लगाना पड़ता है, तो ये CHOH का होल 4 CH2OH। तो हम इस तरीके से दिखा देंगे इसको, ठीक है, कि होल ट्वाइस Ca। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद इसमें आप रिडक्शन करोगे इसका Fe3 पॉजिटिव विथ पेरोक्साइड। तो होता क्या है उससे कि CaCO3 बाहर हो जाता है, H2O बाहर होता है, यानी कि एक CHOH गायब, और ये CO नेगेटिव रिड्यूस होके वापस CHO बन जाता है, और नीचे एक CHOH पूरा गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा CHOH का होल थ्राइस और ये CH2OH। तो टोटल 5 कार्बन हो गए, लेकर आए थे 6। तो इस टाइप ध्यान रख लो कि CaCO3 का इसमें बेसिकली यूज किया जा रहा है और रिडक्शन किया जा रहा है। एक और मेथड है वो देख लेते हैं, इसको रफ्स मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, रफ्स मेथड। छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट मेरा काम है थोड़ा पढ़ाना ही पड़ता है, क्या करें, ठीक। दूसरी मेथड है वोल्स मेथड, WOHL, यानी कि हेडिंग भी याद करके जा सकते हो, है ना। वैसे तो क्या क्या आएगा यार, कितना क्या, कितने इतने मार्क्स का थोड़ी है। तो CHO, तो पहले मेजर चीज़ें जो हैं वो कवर होनी चाहिए, जिनके चांस ज़्यादा आने के हैं, या आपके अलग अलग तरीके के जो एग्जाम्स होते रहते हैं उनमें आते रहते हैं। तो ये आपके पास ग्लूकोज है, इसकी रिएक्शन कराओ पहले NH2OH से, करा के आए हो NH2OH से, यहाँ से जो डबल बॉन्ड O होता है वो चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम बन जाएगा, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही रखो, CHOH का होल 4 फिर CH2OH। इसके बाद तो इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, इसके बाद आप इसकी रिएक्शन कराते हैं AC2O, यानी कि एसीटेट आयन से। बहुत बेकार रिएक्शन है, एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है, CH3CO और ये O। तो क्या होगा, जो भी अल्कोहल वाला पार्ट है, जो भी अल्कोहल, और ये ऊपर वाला पार्ट CN में बदल जाता है, ठीक है, और जो भी ये सारा नीचे वाला पार्ट है इसमें OCOCH3 आ जाएगा, जो एसीटेट से लगता है, तो 4 और ये CH2OCO CH3। फिर इसकी रिएक्शन कराई जाती है NH4OH और AgOH से, NH4OH और AgOH से, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, ये आपका ऊपर CN तो रहेगा, नीचे जो है कार्बन CN में बदलने के साथ साथ, ठीक है, ZnCl2 और ये ओके। तो लास्ट में इसमें AgOH और हमने ये NH4OH ऐड किया, CN ऐसे रहेगा, और ये बाकी सब वापस कन्वर्ट हो जाएंगे जो हमारे पास पहले थे, 4 और लास्ट में CH2OH। तो हुआ क्या है, सारी प्रोसेस से CN आया है एक, पहले वाले कार्बन को हमने CN में बदला है। अब लास्ट वाले स्टेप में क्या करोगे, ये रिड्यूस होके HCN बाहर हो जाता है, यहाँ से H ले लो, यहाँ से CN ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, CHO, तो एक बन जाएगा CHO, बाकी 3 CHOH तो रहेंगे ही रहेंगे। तो एक मेथड ये है। तो देख के तुम्हें लग ही रहा होगा क्या ही है सर इसमें याद करने का, क्या ही याद करें, क्या आ सकता है इससे, कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही चेन लेंथनिंग होती है, किलानी फिशर सिंथेसिस, तो छोड़ दो उसको, रहने दो, ठीक है। तो चेन शॉर्टनिंग में एक ध्यान रख लो, पहली वाली, ऐसी चेन लेंथनिंग होती है, ओसाजोल फॉर्मेशन होती है, तो ये कुछ खास नहीं है। ग्रेजुएशंस के जो हमारे एग्जाम होते थे उनमें तो खास होते थे, उनमें तो हम लिखते थे इन मेथड्स को ना। तो अब बस हम लास्ट बात कर लेते हैं पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स के बारे में, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स तो नहीं है तुम्हारे इसमें अभी, वो अलग चैप्टर में दिया हुआ है जहाँ पे हम एमाइड्स और प्रोटीन्स वगैरह पढ़ेंगे। तो डाइसैकेराइड्स में सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था सुक्रोज, इसमें भी लिंकेज याद करनी है, ठीक है, सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या होता है हमारे पास, C12H22O11,
इसका हाइड्रोलिसिस करो तो 2 यूनिट बनेंगे, पता है सबको, C6H12O6, C6H12O6। एक होता है आपका, अब ध्यान से सुनना, ये ध्यान से आपने याद रखना, माइनस नहीं है, डैश लगेंगे खाली, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये बनता है बीटा डी फ्रक्टोज। एक अल्फा है और एक बीटा है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। और दूसरी बात देखो, जो अगर हम इसका स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया ग्लूकोज का फ्रक्टोज का, है ना, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो वाटर ऐड करने से ये बने, इन दोनों में से वाटर निकाल दें तो ये बन जाएंगे। मतलब इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों जुड़े होंगे वाटर हटाने के बाद। तो जिस लिंकेज से ये जुड़े होते हैं वो लिंकेज होती है C1C2 लिंकेज, ऐसे होती है। पहले वाले का इसका पहला कार्बन, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन होगा बीच में और इसका दूसरा कार्बन, C1C2 लिंकेज। इसी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? इट इज अ ऑक्साइड लिंकेज। क्या है? इट इज अ ऑक्साइड लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स, ठीक। तो C1C2 लिंकेज होती है। फिर सुक्रोज में, सुक्रोज के बाद आ जाते हैं हम किसमें? माल्टोज में। तो माल्टोज में क्या है? फॉर्मूला यही है, रिएक्शन भी वही है, मैं नाम लिख देता हूँ। तो माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक बनेगा तुम्हारा, दोनों मॉलिक्यूल क्या बनते हैं? ग्लूकोज बनते हैं। दोनों मॉलिक्यूल आपके कौन से बनेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। तो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज किस लिंकेज से जुड़े होते हैं इसमें ध्यान रखना, C1C4 लिंकेज। C1C4 पहला कार्बन पहले वाले ग्लूकोज का, चौथा कार्बन दूसरे वाले का। फिर आता है तीसरा लैक्टोज, ठीक है, तीसरा आता है आपका लैक्टोज। तो लैक्टोज में क्या होता है? लैक्टोज में एक होगा आपका एक होता है आपका ग्लूकोज और दूसरा होता है गैलेक्टोज। एक होगा ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज। और दोनों ही कैसे होते हैं? बीटा होते हैं, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज। लिंकेज वही है, C1 और C4 लिंकेज। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये भी होता है, तो लिंकेज की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे C2 अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो फिर ये भी रिड्यूसिंग शुगर हो जाता, ठीक। तो ये कहानी है आपके कार्बोहाइड्रेट चैप्टर की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल, ठीक है। सुक्रोज आ रहा है, किसमें क्या आ रहा है, और ग्लूकोज की वो 5 रिएक्शंस। इसके बाद फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बेसिक डिफरेंस, राइट। और फिर ये पॉलीसैकेराइड्स में कौन किससे बनता है। तो ये मेजर पार्ट है जो आपने पहले ध्यान रखना, प्रायोरिटी इसी में सेट करनी है, बाकी चीजें उसके बाद समझनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लिंक आप लोगों को किसी भी प्लेलिस्ट का नहीं मिल रहा है, वैसे तो आप सर्च कर लें, रेमेडियल कोचिंग करके सर्च मारें, एल टी केमिस्ट्री 2024 करके, तो उस हिसाब से आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ सीरीज, क्वेश्चन सीरीज का भी लिंक है और दोनों प्लेलिस्ट का लिंक है आप लोगों का, यूनिट 1 और यूनिट 2 का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।